हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। मेरे सामने खड़ी है MG हेक्टर। बिल्कुल ये एक ऐसी कार है जो 5 सीटर, 6 सीटर एंड 7 सीटर है। 4.7 मीटर की लेंथ है, यानी कि 4700 की लंबाई है इसकी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं डिटेल में कि ये कार कैसी है। मेरे पास जो वेरिएंट है ये इसका टॉप वेरिएंट है और मैंने यहाँ पे डीजल वेरिएंट जो है चूज़ किया है रिव्यू करने के लिए, क्योंकि डीजल कहीं ना कहीं 350 न्यूटन मीटर टॉर्क और 170 PS के पावर के साथ बहुत ही पावरफुल होता है। तो आइए इस गाड़ी को सबसे पहले देखते हैं कैसी दिखती है। इसका फ्रंट प्रोफाइल बहुत ही शानदार लगता है देखने में। सबसे बिगेस्ट आपको एसयूवी यहाँ पे दिखाई देगी इस सेगमेंट की, क्योंकि अगर हम सफारी से कंपेयर करेंगे और बहुत सारे पॉइंट्स पे कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा जज करता हूँ। अगर इस प्राइस रेंज में सफारी और इसको अगर हम देखा जाए या फिर हैरियर को भी देखा जाए, तो इसका जो मेन इस ग्लास एरिया का जो ऊपर का जो सनरूफ एरिया है वो काफ़ी यहाँ पे वाइड दिखता है, जिसके कारण जब रोड प्रेजेंस जब आप रास्ते पे चलाते हैं इस कार को तो बहुत ही बड़ी लगती है उसके मुकाबले। प्लस इसका बोनट एरिया बहुत बड़ा लगता है, उसके कारण बहुत बड़ी लगती है। और एक और चीज़ जो सबसे अच्छी लगेगी, ड्राइवर सीट और को पैसेंजर सीट के लिए बहुत ही बड़ा जो है वो फील होता है बैठने में। जैसा कि मैंने बताया, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा आती है जो कि 4700 की है, जिसके कारण ये कार बहुत ही मैसिव लगती है। उसके साथ ही 2750 का आपको यहाँ पे व्हील बेस मिलता है, जो कि इतना ज़्यादा ह्यूज है कि जब भी आप रोड पे यानी हाईवे पे हाई स्पीड्स में चल रहे होंगे तो स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी मिलती है। इसका सॉकर्स, इसके सस्पेंशंस बहुत ही अच्छे काम करते हैं और इतनी लंबी होने के कारण जो राइड क्वालिटी होती है वो बहुत ही शानदार हो जाती है। MG हेक्टर डीजल में प्राइसेस क्या है, तो स्टार्टिंग प्राइस 18,28,800 रुपये से शुरू होती है। और इसके टॉप वेरिएंट जिसमें अभी मैं बैठा हूँ, शार्क प्रो, इसका प्राइस जो है 21,70,000 रुपये है, 21,70,000 रुपीज़। तो ये एक्स-शोरूम प्राइस के साथ डीजल वेरिएंट शुरू होती है, जिसमें आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं डीजल के। इस कार में इंजन ऑप्शन क्या मिलता है डीजल में, तो इसमें मिलता है आपको 2 लीटर का डीजल इंजन। और इस डीजल इंजन को हम दिखाते हैं, हुड जो है यानी बोनट जो है बहुत ही भारी है और इसमें कोई भी हाइड्रोलिक्स नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे आपको मैनुअली ये हुक करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो टर्बो इंजन आपको मिलता है, इससे 170 PS तक की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो कि ह्यूज है। फ्रंट व्हील ड्राइव ये कार आती है। फ्रंट प्रोफाइल से आपको बहुत ही अच्छे यहाँ पे MG के लोगो और साथ ही यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि 360 डिग्री के हिसाब से काम करता है। और सारे ग्रिल्स यहाँ पे डायमंड तरीके के दिखाई देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं और नीचे फॉग लैम्प्स, इसकी पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है और लाइट थ्रू बहुत ही अच्छा है, जो कि रात का भी मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। डार्क लाइट में देखिए कि लाइट कैसी है। अभी ये लो बीम पे है, अभी मैं इसको हाई बीम करता हूँ तो पूरा जो रास्ता है वो चमक उठता है। और मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में और इस कार की जो भी रोशनी है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो रात में आपको कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता है। बिल्कुल रोशनी चारों तरफ अच्छे से यहाँ पे फैल के जो है दिखाई देती है। तो ये आप देखिए सामने से रोशनी आ भी रही है, फिर भी जो है रोड की विजिबिलिटी जो है उसमें कोई कमी यहाँ पे नहीं होने वाली है। जो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी रोशनी लगभग ना के बराबर है और हाई बीम में इन्हें करके रखा है। इस कार के DRLs काफ़ी यहाँ पे अच्छे दिखाई देते हैं और टर्न इंडिकेटर्स भी इसी में दिया गया है, जो कि रनिंग टाइप है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। इस कार के अलॉयव्हील्स को देखें तो डुअल टोन मशीन अलॉयव्हील्स यहाँ पे दिखाई देते हैं और ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। MG का लोगो उसी में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके साथ इस कार में चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पे ऑफर किया जाता है। और जो स्पेयर टायर है इसमें आपको वो 17 इंचेस का आता है, वो आपको फुल साइज़ नहीं आता है। इसके टायर की साइज़ जो है वो आपको मिलती है 215/55 R18, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मैसिव है। चौड़ाई भी इसकी बहुत अच्छी लगती है। इसके कारण जो है एक रोड पे जब आप चलते हैं तो आपको बहुत एक प्रीमियम कार वाली फील यहाँ पे दिखाई देती है। हेक्टर की 5 सीटर वेरिएंट है और इसका डिक्की खोल के देखते हैं कि इसमें कितना स्पेस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको खोलते हैं, ये इलेक्ट्रिकल टेलगेट ओपनिंग है, तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत ही बड़ा जो है वो दिखाई देता है। प्लस इसमें इतना मैसिव स्पेस मिलता है, इसी कारण से ये जो है आराम से 7 सीटर भी बन जाती है और ये कार जो है
यहाँ पे हमें ये इस रूप में भी दिखाई देती है। इसका खास बात ये है कि ये इसको आप जो है इस तरह से उठा सकते हैं, जो कि काफ़ी आसानी से। इसमें एक यहाँ पे हुक दिया गया है जिसको फंसा सकते हैं। नीचे टूल किट सारा रखा हुआ है। स्पेयर टायर जो है वो नीचे होता है यहाँ पे, तो इसको इस तरह से यहाँ पे सेट किया रहता है। और जो हमारा सीट होता है वो 60-40 स्प्लिट भी करके आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो पीछे अगर देखेंगे तो एक लाइट यहाँ पे दिया गया है, और जो पार्सल ट्रे है उसको रिमूव भी किया जा सकता है। तो जहाँ तक अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिमूव किया गया है। और बंद करने के लिए बस एक पुश बटन यहाँ पे एक दबाना होता है, जिससे ये टेलगेट जो है कम्प्लीटली क्लोज हो जाती है। रियर लुक में जो टेल लैंप है, फॉग लैंप है, ये सब आपको एलईडी में यहाँ देखने को मिलता है। ऊपर भी है स्टॉप लैंप। ये सारे कुछ इस कार में यानी कि टॉप वेरिएंट में आपको एलईडी में देखने को मिलता है। इसकी लाइटिंग्स भी काफ़ी अच्छी हैं। और अगर साइड लुक देखेंगे यहाँ पे तो ये क्रोम में दिया गया है। ये कोई साइलेंसर एग्जॉस्ट नहीं है, ये दोनों तरफ दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी लुक इसका प्रेजेंट करती है। वैसे साइलेंसर इसका यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, और यहाँ पे भी ये जो क्रोम प्लेट्स लगाई गई हैं, इसके कारण इस गाड़ी की जो खूबसूरती है बहुत ही निखर के आती है। पीछे का मेन यहाँ पे पार्किंग कैमरा आपको दिखाई दे रहा है, और रियर वाइपर, डिफॉगर, ये सब आपको बहुत ही अच्छे लोकेशन पे मिल जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि एमजी ने 100 साल पूरे कर लिए हैं, तो उसका भी बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इंटरनेट इनसाइड का जो बैजिंग है वो यहाँ पे अब नहीं मिलता है, जो कि इसका जब से फेसलिफ्ट वेरिएंट आया है, जिसमें 14 इंच का डिस्प्ले मिलता है उस समय से। इस कार में आपको बहुत ही बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, जिसको आप एक क्लिक से यहाँ पे जो है ओपन कर सकते हैं। ये आप कमांड बोल के भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने इसको ओपन किया तो अभी यहाँ तक ओपन रहेगी, फिर एक बटन और यहाँ पे क्लिक करना होता है। उसके बाद ये पूरी की पूरी स्लाइड जो है वो ओपन हो जाएगी। सॉरी, मैंने गलत दबा दिया। तो यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी स्लाइड ओपन हो जाएगी, और ये पैनोरामिक सनरूफ के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है, शानदार लगती है। और इस सनरूफ के कारण आप चाहें तो बहुत ही आराम से 2 लोग, मतलब मैं एक अकेला जो है, उसके बाद भी काफ़ी जगह है, तो आराम से नज़ारा देखते हुए अगर हिली स्टेशन कहीं एरिया पे हूँ तो जाके आराम से आनंद ले सकता हूँ। तो इसका सनरूफ का साइज़ इतना अच्छा है कि मुझे आगे और पीछे आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रही है। और मैं क्या, एक आदमी और इसमें जो है सनरूफ से बाहर निकल सकता है देखने के लिए सामने का नज़ारा। इस कार में बैठने पे बहुत ही प्रीमियम फील होता है, क्योंकि इसका कैबिन बहुत ही प्रीमियम है। सबसे अच्छी जो चीज़ लगेगी आपको, इसमें आपको एक 14 इंच का यानी 14 इंच का आपको मेन डिस्प्ले मिलता है, जो इंफोटेनमेंट का होता है। ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, प्लस ये एमजी का जो कमांड है वो भी फॉलो करता है, जिसमें 75 कमांड, 100+ कमांड्स हैं, जो बहुत सारे भाषाओं में भी जो है आप जो है यूज़ कर सकते हैं। हेलो एमजी, I'm listening. क्लोज सनरूफ। तो इस तरीके से सनरूफ भी जो है वो आपका जो है क्लोज हो गया आराम से। तो बहुत सारे कमांड से जैसे आप यूज़ करिएगा तो आपको जो है बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ये आपके लिए, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। प्लस इसमें जब आप अंदर बैठते हैं तो जो आपका एसी ऑन रहता है, उसके बाद जो है इसमें आपको मिलता है एयर क्वालिटी इंडेक्स प्लस आयोनाइज़र, जिससे आपका अंदर का हवा जो है उसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार रहती है, बहुत आपको प्रीमियम फील होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक एसी लगातार जब हम बहुत देर तक चलाते हैं बहुत सारी कार्स में, वहाँ हमें दिक्कत होती है, यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। हम बहुत देर तक भी कार में बैठे रहेंगे तो हमें लगेगा कि हम नॉर्मल घर वाले एसी में जो बैठे हुए हैं। कार वाला एसी का एक जो गंध सुगंध होता है वो यहाँ पे नहीं आएगा, एक बहुत ही फ्रेश एयर जो है वो यहाँ मिलता है हमें। ड्राइवर के लिए ईजी तौर पे यहाँ पे सारे बटन्स दिए गए हैं। अगर इस साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे जो साइड मिरर क्लोज के प्लस एडजस्टमेंट, राइट लेफ्ट, यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टमेंट, बूट ओपनर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। की रखने के लिए यहाँ पे भी एक जगह मिलता है, हुड ओपनर और तेल का टंकी यहाँ से आप खोल सकते हैं। ये स्टीयरिंग जो है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टेबल है, तो ये टेलीस्कोपिक भी हो जाती है, प्लस आपको टिल्ट जैसा रखना हो अप एंड डाउन वो आप रख सकते हैं, और बहुत ही हल्के हाथों से जो है आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल हैं, कॉल रिसीव, कट, वॉल्यूम अप डाउन, कुछ मेनू भी अप डाउन कर सकते हैं। इधर में हम देखेंगे तो क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, प्लस सामने जो आपको दिख रहा है उसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया ड्राइविंग रेंज, इंस्टेंट, किलोमीटर, माइलेज। अभी लोकल में मैं चला रहा हूँ 13 से 14 मिल रहा है, और इस तरीके से क्योंकि मैं एसी लगातार ऑन करके वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा कम दिखा रहा है, लेकिन वरना ये 14 से 14.5 जो है मुझे लोकल में एवरेज दे रही है। हाईवे अगर हम इसको चलाते हैं तो लगभग 18 से 19 के आसपास का एवरेज निकल के आएगा। कार जो है वो डीजल होने के बावजूद भी 800 आरपीएम पे जो है लगातार खड़ी रहती है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी स्टॉल नहीं, कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता है।
सेटिंग्स में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एफएम मिल जाता है, फ़ोन कनेक्टेड होगा और टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी यहाँ देख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ पे सारे वाइपर के कंट्रोल पीछे और आप आगे के सारे मिल जाते हैं। और यहाँ लाइट के प्लस इसमें ऑटो हेडलैम्प मिलता है। ऑटो हेडलैम्प के साथ इंटेलिजेंट हेडलैम्प भी है। अगर कोई सामने से आ रहा है तो उसकी तरफ से हल्का सा फोकस जो है वो हटा देता है ताकि सामने वाले को दिक्कत ना हो। बाकी यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इसमें एंड्रॉयड ऑटो भी कनेक्ट किया था, उसके साथ बहुत अच्छी म्यूज़िक क्वालिटी है, साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि व्हीकल सेटिंग्स में आप जाइएगा तो आप सनरूफ देख सकते हैं। तो सनरूफ को यहाँ पे अपने हिसाब से जो है सिर्फ वेंट ओपन करना है, कंप्लीट ओपन करना है, आप टच के साथ जो है ऑपरेट कर सकते हैं। इधर लैंप का एम्बियंट लाइट आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको सारे कलर्स यहाँ पे दिखाई देंगे, ये कलर्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको अच्छी लगेंगी। 8 कलर्स मैं दिखाता हूँ कि कैसी कैसी लग रही है। बाकी विंडो आप देखिएगा तो सारे विंडोज़ के बारे में बताएगा आपको। लॉक, टेल गेट, ओपनर, वाइपर, साइड मिरर, वायरलेस फोर्ड चार्जिंग, क्योंकि यहाँ पे वायरलेस फोर्ड चार्जिंग हो जाता है, काफ़ी आराम से हो जाता है। प्लस इधर भी आपको जो है 5 वोल्ट का एक USB सॉकेट दिया गया है। और इधर में जो USB सॉकेट दिया गया है ये चार्जिंग के साथ साथ आपके मेन सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्ट भी हो जाता है। इसमें जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्ट होता है वो वायरलेसली कनेक्ट होता है, इसमें कोई तार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का जो डिटेल है यहाँ भी दिख जाएगा और यहाँ भी दिख जाएगा। बहुत सारी डिटेल्स आपको दोनों ही स्क्रीन पे शेयर कर दी जाती हैं। बाकी 360 डिग्री कैमरा जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और इसका 3D व्यू आप देखते हैं, ये बहुत ही एक्यूरेट दिखाता है। मैंने आज बहुत ही टफ पार्किंग से इसको निकाला है तो ये बहुत ही एक्यूरेट दिखाता है, कोई भी इसमें लैग नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप इसको सेटिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, डायनेमिक, स्टैटिक्स, ऑफ और एंड बोथ, तो ये सब कर सकते हैं। 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है और मैंने बहुत अच्छा इसको चलाया, मैं आपको चलाते हुए भी दिखाऊंगा। बाकी रिवर्स इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। इधर आपको ये वेंटिलेटेड सीट जो है को पैसेंजर की यानी को ड्राइवर वाली भी मिल जाती है और मेरे लिए भी जो कि मैं चला रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे वेंटिलेटेड प्लस 3 स्पीड सेटिंग भी आपको मिलती है और बहुत ही अच्छा हवा देता है। AC मैक्स आप जैसे ही कार के अंदर बैठते हैं आप 1 क्लिक में AC मैक्स क्लिक कीजिए और बहुत ही क्विकली कार को जो है वो कूल कर देता है। बाकी यहाँ पे आपको जो है हजार्ड लैंप ऑन हो जाता है, पार्किंग, और यहाँ पे मेन आपका हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगा। 2 कप होल्डर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें आप कुछ डॉक्यूमेंट या फिर कुछ रख सकते हैं। यहाँ पे आपको पावर सॉकेट मिल जाता है जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। इसका कारण क्या है कि अगर आपको टायर में हवा भरनी हो तो यहाँ से पीछे वाले टायर और आगे वाले टायर दोनों पे आराम से काम हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे होता तो शायद पीछे वाले तक तार का पहुँचना मुश्किल होता है, तो उसके कारण से दिया गया है। और अगर कोई एग्जीक्यूटिव बैठते हैं पीछे लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी यहाँ से यूज कर सकते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है। आगे जो ग्लव बॉक्स दिया गया है ये कूल ग्लव बॉक्स है, तो आप अपने कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रख सकते हैं। इस कार के कंप्लीट इंटीरियर में एक खास बात क्या है कि सब कुछ यहाँ पे लेदर रैप्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील भी आपको यहाँ पे लेदर से कवर किया गया है। बाकी पूरा डैशबोर्ड दिया गया है, यहाँ पे किया गया है ये सभी चीज़ें। तो इसके इंटीरियर के जो प्रीमियमनेस है वो बहुत ही हाई है, बहुत हाई क्वालिटी है। इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा, इसमें जो 8 स्पीकर्स मिलते हैं प्लस ट्विटर्स मिलते हैं वो इन्फिनिटी के मिलते हैं, जिसके कारण इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। वैनिटी यहाँ पे देखने को मिल जाता है विथ मिरर एंड विथ लाइट, तो आप रात में बहुत ही आसानी से, वैसे तो ये लाइट जो है LED बहुत ही अच्छी रोशनी करती है, रात में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे माइक्स भी यहाँ पे दिया गया है और इधर का जो वैनिटी मिलता है वो भी आपको विथ लाइट्स यहाँ पे देखने को मिलेगी और इसकी साइज़ जो है इसके अनुसार अच्छी है। आगे में ये इस तरह से शेडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको ऑटो डिम जो है वो मिल जाता है, तो रात में चलाने में भी कार कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे अगर मैं इस पर बैठता हूँ तो देखिए ये इतना ज़्यादा आगे जगह देती है कि आराम से मैं एक लैपटॉप रख के यूज़ कर सकता हूँ। बहुत ही एक बच्चा खड़ा हो सकता है आगे, क्योंकि आगे वाला सीट भी 5.10 इंच के व्यक्ति के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। मेरा सीट भी यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है, तो उसके बावजूद इतना ज़्यादा जगह मिलता है और ये हैंडरेस्ट इतनी अच्छी जगह पे है कि आपको बिल्कुल एक प्रीमियम, मतलब जो आगे बैठने की हमें जिद होती है कि हम आगे बैठेंगे क्योंकि आगे का सीट डेफिनेटली ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे पीछे वाली सीट को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया गया है। वहीं जहाँ कंपेयर करें हम हैरियर से और सफारी से, तो उसके मुकाबले ये जो स्पेस इसमें मिलता है
ये स्पेस की कमी कहीं ना कहीं उसमें आपको महसूस होगी कि उसमें इतना स्पेस आपको नहीं मिलेगा। प्लस इतना जो आपको वाइड रूम मिलता है, लगता है कि एक बहुत बड़ा एरिया है। ग्लास आपसे काफ़ी दूर है, इधर का ग्लास आपसे काफ़ी दूर है, हेडरूम काफ़ी दूर मिलता है, और मेन जो ड्राइवर है वो भी काफ़ी दूर लगता है। तो ऐसा लगता है कि इस कार का इस सेगमेंट के हिसाब से जो कैबिन साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मैसिव है, जिसके कारण आप जब राइड करते हैं, मतलब जब आप लॉन्ग रूट्स पे जाते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप घर में किसी सोफे में बैठ के कहीं जा रहे हैं। आपको कम से कम जो है वो स्ट्रेस होगा कार में लॉन्ग रूट में जाने में। उसके साथ इस कार के जो सीट के आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो हल्का अगर इस तरह से करके हल्का इसको आगे करते हैं, तो आप जैसे आप रहें, खड़ा रखना है या फिर पीछे पूरा पीछे की ओर कर लेना है बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन पे, तो इसका सीट का जो है एडजस्टमेंट भी आप यहाँ आराम से कर सकते हैं। इसको यहाँ पे मैनुअल दिया गया है, तो एक बार सेट कीजिए और बड़े ही मज़े से यूज़ करते रहिए। इसका ड्राइवर सीट आपको 6 वे पावर एडजस्टेबल मिलता है, और जो पैसेंजर सीट है यानी कि उधर वाला, वो 4 स्टेप आपको मिलता है। 6 स्टेप में इसमें ज़्यादा एक फ़ायदा क्या होता है कि आप इसके हाइट को बढ़ा सकते हैं। और इतनी बड़ी कार है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कार में आपको मिलता है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी, प्लस 3 साल की जो है वो रोड असिस्टेंस आपको मिल जाता है। तो रोड साइड में कहीं भी दिक्कत हो उसके लिए मिल जाता है, प्लस 3 फ्री आपको लेबर सर्विस मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छा मिलता है, जो आपके मेंटेनेंस को बहुत ही किफ़ायती बना देता है। तो चलिए अब इस कार को चलाने का समय आ गया है। तो चलाते हुए मैं आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ। मैं पटना के दीघा जो है पुल के नीचे हूँ, और यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ कार को चढ़ा के मैंने एंड्रॉयड ऑटो यानी कि एप्पल कारप्ले को यहाँ कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं अगर मैप यहाँ पे देखूँ तो दिन की रोशनी में, ख़ास रोशनी में बहुत ही साफ़ दिखाई देती है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं बालू है, पूरा बालू से जो है वो घाट जो है किनारे का बना हुआ है, और इसमें भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं। और स्पीड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 18-19 मैंने ट्रिप लगा दिया है। मैं उसको भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको स्पीड जो है वो ज़्यादा बड़े अक्षरों में जो है वो विजिबल हो। तो एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है इसमें कि आपको जो है वो हैंडल जैसे ही आप यहाँ पे जैसे टर्न लेते हैं, देखिए आपका इंडिकेटर जो है वो ऑन हो गया। राइट लेते हैं तो राइट इंडिकेटर ऑन हो जाता है। उसके साथ ही साथ आपका जो है, अगर आप इसको इस तरह से कर देते हैं तो इसमें एक और चीज़ आता है कि आपका ये दिखाई भी देने लगता है। आप जिधर जैसे इधर राइट ले रहे हैं तो पूरा अच्छे से जो है वो कंप्लीट 3D व्यू से दिखाई देता है। इवन अगर आप पार्किंग करते हैं तो भी आपको देखिए बहुत अच्छे से दिखाई देता है। आप 3D में क्लिक करके 3D हिसाब से देख सकते हैं, नॉर्मल बैक कैमरा के हिसाब से भी देख सकते हैं। चलिए अब इसको हम सबसे पहले एक अच्छे मोड में कर दें ताकि आपको स्पीड जो है वो आसानी से दिखाई दे। यहाँ पे मैं करेंट स्पीड लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि इंस्टेंट माइलेज क्या दे रहा है करेंट स्पीड में। और यहाँ पे सामने देखिए एक चढ़ाई है जो कि लगभग हम लोग 30 से 40 फीट यहाँ पे चढ़ने वाले हैं। इस इंजन के लिए तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है खासकर, और हम बस 30-35 की स्पीड में आराम से हमने इसको जो है वो चढ़ाई यहाँ पे कर लिया। मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि मैंने सीट के जो है वो सबसे लोअर लेवल पे कर रखा है। मेरी हाइट 5.6 है, मैं एक पतला बंदा हूँ। यहाँ पे देखिए एक और MG हेक्टर हमारे सामने जो है वो आ रही है, सेम ब्लैक कलर में, काफ़ी खूबसूरत लगती है। और एक चीज़ आपको एक ख़ास बोलना चाहूँगा रोड प्रेजेंस के बारे में। रोड प्रेजेंस में ये कार जो है नॉर्मल जो भी 20 से 25 लाख के रेंज की कार आती है उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। इवन ये विदेशी कार दिखती है। जैसे कि मैंने अपने घर पे बहुत सारी कार ले गया हूँ, लेकिन इस कार के बारे में ज़रूर लोगों ने पूछा है, मुड़ के देखा है, या फिर हम रोड पे भी चल रहे हैं तो लोगों का एक रिस्पेक्ट है कि ये कार थोड़ा अलग दिख रही है। क्योंकि अगर हम महिंद्रा देखते हैं, टाटा देखते हैं, तो हम एक प्राइस जज कर लेते हैं उस कार का कि वो कार इतने की होगी, उतने की होगी। ये एक इंडियन ब्रांड है या फिर ये एक ब्रांड है जिसका हम नाम जानते हैं कि ये कार जो है ये बहुत प्रीमियम सेगमेंट की कार्स नहीं बनाती है। MG एक ऐसी कार हो जाती है जिसकी अभी सेगमेंट के बारे में खासा लोगों को, जो खरीद रहे हैं कार उनको मालूम है, जो सेगमेंट की कार चला रहे हैं उनको मालूम है, लेकिन जो लोअर सेगमेंट्स की कार चला रहे हैं उनको ज़्यादा जानकारी यहाँ पे नहीं मिल पाती है। उसके कारण उन्हें लगता है कि ये कार बहुत ही प्रीमियम है और वो देखते हैं इस कार को एक हायर सेगमेंट की कार के हिसाब से जज करते हैं। तो वो एक बेनिफिट मिलता है आपको MG में। तो MG आप सेम सेगमेंट में, यानी कि प्राइस रेंज आप सेम रखना चाहते हैं, लेकिन आप उससे एक ऊंची पर्सनैलिटी के हिसाब से कार देख रहे हैं कि आपके 20 से 25 लाख की ही कार हो, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी उससे ज़्यादा हो, तो उस केस में आप देख सकते हैं इस कार को। क्योंकि एक मेरे दोस्त ने अभी टाटा की नेक्सॉन ली है, उन्होंने टॉप मॉडल लिया है जो कि लगभग 1600 लाख रुपए ऑन रोड आई है उनको।
तो मैंने उनको एक बात बोली भाई कि आप भले ही 16 लाख की नेक्सॉन ले, क्योंकि नेक्सॉन मुझे काफ़ी छोटी कार लगती है 16 लाख रुपए के हिसाब से, तो आप कहीं भी लेके जाइएगा तो क्योंकि इस पर एक टाटा का लोगो है और ये एक नेक्सॉन है, तो दिमाग में सब आदमी के यही चीज़ बसा हुआ है कि भाई ये कार 11, 12, 13 लाख की होगी, तो आपके कार को जो है 10, 11, 12 लाख में ही जज किया जाएगा, भले ही आपने 16 लाख की कार ली हो। लेकिन इस कार का सेगमेंट आप जो बोलिएगा पब्लिक एक्सेप्ट करेगी कि हाँ इसका वो दाम हो सकता है, होगा, क्योंकि इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। अल्टो को आज भी लोग 2 लाख 3 लाख की कार मानते हैं, भले वो 5 लाख की कार हो। उसी तरह जैसे डिज़ायर को लोग 6-7 लाख की कार मानते हैं, लेकिन जैसे कि अभी वो 9 से 10 लाख 11 लाख की कार हो गई है। लेकिन इस कार में जजमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये अपने सेगमेंट यानी लीग जो हैरियर हो गई, सफारी हो गई, इन सभी को अभी भी 15-16 लाख की कार माना जाता है। लेकिन इस कार को जब आप सामने लेके जाते हैं तो डेफिनेटली ये कार जो है वो 20 से 25 लाख का जो एक अपीयरेंस है वो देती है। मैं लगातार यहाँ पे चला रहा हूँ, मैं एक उस तरीके से चला रहा हूँ कि मैं एक अच्छे स्पीड में भी चलाऊँ, हल्का परफॉर्मेंस से भी चलाऊँ, और इस कार को जो है अच्छे माइलेज के हिसाब से भी चलाऊँ। तो जैसे मैं नॉर्मल चलाता हूँ उसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। लगभग 70 के स्पीड में मैं हूँ, अभी 4th गियर है, मैं इसको अभी 5th गियर कर देता हूँ। लगभग 80 के स्पीड 1700 आरपीएम पे चलती है। ये चीज़ बहुत लोग को जज करना चाहिए जब भी ये कार लेने जाते हैं। होंडाई के कार्स में मैंने पहली बार ये चीज़ जो देखी थी 2017-18 में, उसके बाद से मुझे बहुत आइडिया लगा कि टाटा की कार्स की आरपीएम और होंडाई की कार की आरपीएम में बहुत डिफरेंस आ जाता है जब हम स्पीड फैक्टर की बात करें। तो अब यहाँ पे मैंने इसका 6th गियर लगा दिया है। 6th गियर पे हम इसको 100 की स्पीड में चलाएंगे और देखेंगे कि 100 की स्पीड में ये कितने आरपीएम पे जो है वो चलती है। तो जैसे अभी 96-97 हो गया है, तो लगभग 1800 आरपीएम पे आपका ये कार 100 की स्पीड में चलती है। तो करेंट स्पीड के अनुसार 1600 आरपीएम, 90 का स्पीड, और माइलेज जो है इंस्टेंट माइलेज आपको 17 से 20 के बीच का दिखा रहा है। तो आप समझिए कि अगर आप हाईवे पे लॉन्ग टूर पे लगातार चलते हैं 100 के स्पीड में, तो आपको लगभग 20 का माइलेज ये निकाल के देगी। उसके बाद जब लोकल में जाइएगा तो वो माइलेज को थोड़ा कंज्यूम कर लेगा, तो आपका ओवरऑल माइलेज 17 से 19 का हाईवे पे निकल के आ जाएगा अगर आप लॉन्ग टूर करते हैं 400-500 किलोमीटर एक्सेट्रा इस तरीके से। तब इस कार को 100 के स्पीड में चलाने में डेफिनेटली कोई भी बर्डन दिमाग पे नहीं आता है। आप बिल्कुल दिमाग से स्ट्रेस फ्री रहते हैं। मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा कि मैं एक इस साइज़ की कार को 4.7 मीटर की कार को 100 के स्पीड में लगातार ड्राइव कर रहा हूं और कोई भी दिक्कत आ रही हो। इवन लोकल सिटी राइड में भी मैंने एक चीज़ नोटिस किया है इस कार में, इस कार को जितना भी देर सिटी राइड में चलाओ कोई भी ऐसा ब्लाइंड स्पॉट एरिया नहीं समझ में आता है। ऐसा नहीं लगता है कि हम कार को रिवर्स कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, यू टर्न कर रहे हैं, शार्प कॉर्नरिंग कर रहे हैं। उन सभी चीज़ों में इस कार में दिक्कत नहीं आती है। कार आपके जो चारों कॉर्नर है वो कार आपके दिमाग में बहुत जल्दी से एडजस्ट हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है एडजस्ट होने में। अगर आप इस कार में बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहते हैं तो वो इसके ब्रेकिंग सिस्टम की है। आप ब्रेक लगाते हैं, कार बहुत ही अच्छे से, बहुत स्टेबल तरीके से जो है वो स्टॉप होती है, स्लो होती है। मैंने अभी तक जितने भी ब्रेक लगाए हैं किसी भी टायर ने किसी भी तरीके का स्किड नहीं बर्दाश्त किया है। बहुत ही स्लो आराम से जो है कार को रोकती है, और जो पैसेंजर हैं उनको बहुत ज़्यादा जर्क उस समय जो है वो महसूस नहीं होता है। तो ब्रेक जो है इसका बहुत ही परफॉर्मेंस में अच्छा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये कार जो है वो 12,000 किलोमीटर चल चुकी है, और 12,000 किलोमीटर के बाद अगर हम देखें तो इसकी जो स्मूथनेस है वो अभी भी बहुत ही अच्छी है। इस कार को जब हम पिकअप देते हैं, जब अच्छे से चलाते हैं, जैसे भी चलाएं, ये कार कोई भी ऐसा, एक होता है ना कि हम ब्रांड न्यू कार जो है वो मीडिया ड्राइव पे चलाते हैं, उसकी एक बात होती है कि वो सच में ज़्यादा अच्छी चलती है। लेकिन यहाँ पे ये कार 12,000 किलोमीटर चल चुकी है और ज़्यादातर इसने टेस्ट राइड दिया है, तो हर तरह के लोगों ने इस कार को चलाया है। फिर भी जो गियर है, जो कार का स्टीयरिंग फीडबैक है, जो कार की एक्सेलरेशन फीडबैक है, वो सब कुछ इस कार से मुझे अच्छी मिल रही है। ना ही कोई इंजन टेम्परेचर हाई हो रहा है, ना ही इस कार का एसी जो है वो कहीं से भी गंदा हवा दे रहा है, किसी टाइप की स्मेल आ रही है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको जो है यहाँ पे फील आ रहा है। बाहर भले ही मैं गंदे स्पॉट पे चले जाऊँ, गंदगी पे चले जाऊँ, लेकिन बाहर का किसी तरह का कोई गंदगी सुगंध जो है इंटीरियर में नहीं आता है। डीजल इंजन होने के बावजूद अगर हम इसको ज़्यादा रेव करते हैं तो रेविंग नेचर के अनुसार जो डीजल इंजन का जो एक आवाज़ हल्का सा तो आता है वो आएगा अंदर, लेकिन उतना नहीं आता है जितना आपका इंस्टॉलेशन जो
आप अगर हैरियर से कंपेयर करें या फिर आप अगर सफारी से कंपेयर करें तो उससे काफ़ी कम आपको अंदर आवाज़ आता है, जिसके कारण ये कार जो है अपने इस सेगमेंट के हिसाब से मुझे लगता है कि इंसुलेशन में काफ़ी जो है एक अच्छा रैंक यहाँ पे इसने बनाया है। बहुत लोगों के दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि डीजल लें कि ना लें। देखिए, अगर आपको रियल में कार का फील चाहिए, एक पावरफुल कार का फील चाहिए, एक ढंग से मतलब आप जिस हिसाब से कार को चलाना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी मैं इस तरह को चला रहा हूँ, मैं बहुत दिन बाद डीजल चला रहा हूँ। आजकल तो डीजल जो है कंपनियों ने बंद करना जो शुरू किया है, हम परेशानी हो गए। तो डीजल का अभी भी जो ओरिजिनल थ्रो होता है वो कहीं से भी पेट्रोल जो है उसको कंपटीशन नहीं दे सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कार चलाने में, और डेफिनेटली जो पावर फील होता है हाईवे पे, लोकल में, और जब कार 80, 100, 105 चली जाती है तब ये कार जितना स्मूथ चलती है, जितना लगता है कि, और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, डीजल का एक पंच अलग होता है, आप पेट्रोल से तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल इनिशियल्स में स्मूथ होती है, हायर स्पीड्स में उसमें स्मूथनेस नहीं होता है, पावर नहीं होता है, पावर लैग होता है। यहाँ पे तो सब कुछ जो है वो हर गियर पे आपको मिलेगा, हर स्पीड में मिलेगा। इवन फर्स्ट गियर, सेकंड गियर पे आपको हल्का सा लग सकता है, लेकिन टर्बो अच्छा काम कर रहा है, कोई इसका इश्यू, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आप अभी भी डीज़ल के शौकीन हैं तो आपके पास ये ऑप्शन डीज़ल का है। इवन बेटर माइलेज के साथ है, बेस्टर स्टेबिलिटी के साथ है, बेटर लुक्स के साथ है, और कंपनी जो एमजी दे रही है, आप एक ट्रस्टेड कंपनी की तरफ से मोर देन 100 ईयर्स से ये जो है कार जो है वो सेल कर रही है, बना रही है, इस पर रिसर्च कर रही है, तो ये चीज़ें भी इसमें मिल रही है। अब सामने जो देख रहे हैं 153 किलोमीटर, कल से मैंने अभी तक इस कार को 153 किलोमीटर चलाया है, और इतने चलाने के बाद एक चीज़ जो डेफिनेटली मैं बोलूँगा, मेरे हाथ में किसी भी तरह का दर्द नहीं है। और देखिए, मैं कार चलाने का एक हैबिट भी है कि मैं इतना दूर से ही हैंड जो है वो लगा के कार चलाता हूँ, उससे ज़्यादा मैं हैंड नहीं लगाता हूँ। मतलब पूरा हैंड लगाने की कोई ख़ास मुझे आदत नहीं है, तो कोई भी हाथ में दर्द नहीं। जो कि मैं अपनी कार चलाता हूँ तो मैं बाद में एकदम सिर पटक लेता हूँ कि कितना दर्द हो गया अगर 200-300 किलोमीटर चला लिया तो, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी स्ट्रेस नहीं है हैंड पे। बिल्कुल हैंड जो है वो मेरा लग रहा है कि मैंने कुछ चलाया ही नहीं है। पैर जो है हल्का सा लगता है, क्योंकि क्लच जो है आप प्रेस करते हैं बार बार, तो हल्का सा लगता है, जो कि किसी भी कार में लगता है, इसमें इवन कम है वो चीज़। तो ये एक अच्छा चीज़ है। एक बम्प्स पे आपकी कैसी साउंड करेगी कार, तो आप देख रहे हैं कि ये जो फ्लाईओवर है, ये बहुत बड़ा एलिवेटेड फ्लाईओवर है पटना का। तो इस फ्लाईओवर पे जब हम चलते हैं तो एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ यूजुअल कार्स में, कि अंदर बहुत ज़्यादा साउंड आती है, जो कि ये बम्प्स टाइप का जो जॉइंट है, सारे पूल्स जो है वो जॉइंट करके बनाए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा साउंड आती है और बहुत ज़्यादा कार जो है वो हिलती भी है। लेकिन यहाँ पे इसके सॉकर्स इतने अच्छे तरीके से एडजस्ट किए गए हैं, लगाए गए हैं, कि ये बहुत ज़्यादा हिल भी नहीं रही है, और 100 के स्पीड में, आप नोटिस कीजिएगा, ये 100 के स्पीड्स में है, और ये बहुत ही कंफर्टेबली जो है वो राइड दे रहा है। और पीछे जो मेरे साथ पैसेंजर बैठे हैं उनको भी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हुआ मैंने ब्रेक लगाया, हाई स्पीड्स किया, कॉर्नर लिया, उनके बॉडी मूवमेंट में बहुत कोई खास अंतर आया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सभी इसके प्लस पॉइंट्स है। तो इस कार को इतना ड्राइव करने के बाद एक चीज़ डेफिनेटली है कि इस कार में से अंदर से कोई भी रैटलिंग नॉइस नहीं आती है। ये कार अंदर से बिल्कुल साइलेंट है, कोई सीट नहीं बजता है, कोई इंस्ट्रूमेंट कंसोल, कोई सीट का हेडरेस्ट, साइड मिरर, कुछ भी इसमें आवाज़ अंदर नहीं आती है, बिल्कुल साइलेंट है, कोई भी रेटलिंग नॉइस नहीं है, एकदम साइलेंट जिसको बोलते हैं, एकदम साइलेंट रहता है अंदर से। क्योंकि ये कार 12,000 किलोमीटर चल गई है, तो ये एक टेस्टेड भी हो गया कि अंदर से कोई भी छोटी मोटी आवाज़ें जो आती हैं कार में, वो चीज़ एमजी की कार्स में नहीं है। तो ये चीज़ से आप बिल्कुल बाहर बच सकते हैं। दूसरा पॉइंट एक नोटिस करने वाली है कि इस कार का जो प्रेजेंस है, रोड प्रेजेंस है, वो बहुत प्रीमियम है। तो आप सफारी और हैरियर से मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ये कार क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि इसका ओवरऑल लुक जो है वो आपको सेगमेंट से थोड़ा ऊंचा दिखाता है, प्लस इसका डिज़ाइन जो है वो सेगमेंट से ऊंचा दिखता है, और ये एक विदेशी कार लगती है। तो उसके कारण से ये कार जो है, आप अगर एक रोड प्रेजेंस के हिसाब से देखना चाहते हैं, एक स्टाइल के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो भी एक बहुत अच्छे पोजीशन पे आती है। डीजल ऑप्शन भी मिल जाता है, पेट्रोल ऑप्शन भी मिल जाता है।
ये भी एक इसका प्लस पॉइंट ही मैं मानूंगा। और हर वेरिएंट से भी मिल जाता है और प्राइस जो है वो काफ़ी कम से शुरू भी होती है अपने सेगमेंट के हिसाब से। अगर देखा जाए तो 18,29,000 रुपये एक शोरूम से, तो वो भी काफ़ी अच्छी इसकी एक प्लस पॉइंट मुझे दिखती है। तो ओवरऑल मुझे कार पसंद आई। आपको ये कार कैसी लगी और मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाय बाय।